नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी सविता कोविंद, बेटी स्वाति कोविंद और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उनके साथ रहे। उन्होंने मां के दरबार में माथा टेक कर देश के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। राष्ट्रपति की सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था की हुई थी। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वैष्णो देवी पहुंचकर माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। परिवार समेत वो वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे थे, जहां पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच उन्होंने मां वैष्णो देवी के दर पर माथा टेका। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे थे, माता के दरबार में उन्होंने माथा टेका, चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी देखने को मिली, क्या कुछ जानकारी? ये सुबह बहुत अर्ली माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच गए थे। इनके साथ राज्यपाल भी थे, उप राज्यपाल मनोज सिन्हा भी थे। ये वहां पहुंचकर इन्होंने दर्शन करके वहीं पर ही आज नाश्ता भी किया। इनके साथ इनकी पत्नी और इनकी बेटी भी थी। सबने मिलके वहां दर्शन किया। ये हेलीकॉप्टर के माध्यम से गए थे और हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही ये लौट आए। और हेलीकॉप्टर जो हेलीपैड है वहां से दरबार का जो डिस्टेंस है वो लगभग 3.25 किलोमीटर का है, जो इन्होंने जो आती बार पालकी पे तय किया। और वहां पर अपने बताया यही जा रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छे सबसे वहां पर बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से इन्होंने सबसे मिले हैं। और बहुत लोग थे जो इनको देखना भी चाह रहे थे और उन्होंने इनके साथ इनकी कई तस्वीरें भी बनाई हैं। और ये वहां से लगभग 11 बजे वहां से निकल आ गए। चलिए ज्योति, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा के भद्रवाह शहर में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। यहां सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट की वजह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया, जिसको देखते हुए भद्रवाह शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात पर काबू रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। वहीं डोडा जिले के भद्रवाह कस्बे में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक कानून के तहत उचित कार्रवाई की गई है और आरोपी के खिलाफ भद्रवाह पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज्योति, जिस तरीके से आपत्तिजनक बयानबाजी से तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला, कर्फ्यू के बाद इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है और डोडा में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ जानकारी? कल लगभग दोपहर जब भद्रवाह की मस्जिद से एक मौलवी ने भाषण के दौरान हिंदू धर्म के प्रति काफी कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया था, तो उसके बाद से इनमें थोड़ा मनमुटाव बढ़ गया। जो हिंदू संप्रदाय के लोग थे उन्होंने भी प्रॉपर विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। तो इनमें से एक युवा था जो काफी छोटा था, उसने अपने फेसबुक पर कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी जो आपत्तिजनक थे, जिसके चलते हुए मुस्लिम समुदाय में भी काफी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। तो मामले की नजाकत को समझते हुए प्रशासन ने वहां पर एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन सुबह तक स्थितियां थोड़ी बढ़ चुकी थी। दोनों दल आपस में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो थोड़ी पत्थरबाजी भी हुई जिसको पुलिस ने संभाल लिया। लेकिन इमीडिएट वहां पर चिनाब वैली की जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा, तीनों में ही कर्फ्यू लगा दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया ताकि लोग किसी तरह का दुष्प्रचार न कर सकें। और कश्मीर में भी इसको लेकर छुटपुट घटनाएं हुई, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। जम्मू में भी जुम्मे की नमाज के बाद खड़ीका तालाब मस्जिद से लोगों ने प्रदर्शन किया और सड़क पर आने का प्रयास किया, जिसको प्रशासन ने रोक दिया था। ज्योति, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके का माहौल यहाँ पर बिगड़ गया और जिस तरीके की सांप्रदायिक कहा जा सकता है कि तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर देखने को मिला है, उसके बाद अभी की स्थिति की अगर हम बात करें तो क्या स्थितियाँ सुधरी हैं? क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ इस पूरी घटनाक्रम पर संज्ञान लिया और उसके बाद तमाम तरीके की कार्रवाई यहाँ पर की गई है, तो क्या अब यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हो गई हैं या अभी भी उसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह, जो जम्मू के आईजीपी भी हैं, वो स्वयं मौके पर हैं, स्थिति पर नजर रखे हुए और उन्होंने
बिल्कुल एक सौहार्दपूर्ण तरीके से ये कोशिश की है कि बिना किसी नुकसान के इनका जो शांति और माहौल एक सौहार्दपूर्ण रवैये से वापस रिस्टोर किया जाए, और उसके प्रयासरत वो हैं। और ऐसी कोई बड़ी घटना हुई नहीं है जिसको लेकर कोई चिंता की जा सके, लेकिन फिर भी छुटपुट घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर प्रशासन ने पूरी नजर रखी हुई है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार है, और वो चाहते हैं कि किसी तरह का भी माहौल खराब ना हो और शांतिपूर्वक तरीके से एक आधे दिन में इसको सुलझा भी लिया जाएगा। ज्योति, जिस तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया था, इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी, क्या दोबारा से बहाल कर दी गई है इंटरनेट सेवा, और कर्फ्यू की स्थिति अभी भी बनी हुई है या फिर कर्फ्यू हटा लिया गया है? देखिए, अभी कर्फ्यू जारी है, इतनी जल्दी कर्फ्यू रिलीज नहीं होगा। उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन देने के बाद एकदम कर्फ्यू को लिफ्ट किया जाएगा। अभी भी इंटरनेट सेवाएं तीनों जिलों में प्रभावित हैं। कश्मीर के भी कई जिलों में इंटरनेट प्रभावित है, जैसा अपेक्षा की जा रही थी कि जम्मू में भी, जम्मू प्रोविंस में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि स्थितियां नियंत्रण में है। पुलिस बल काफी मात्रा में तैनात किए गए हैं, जिसके चलते हुए स्थितियां नाजुक जरूर हैं लेकिन कंट्रोल में है। चलिए ज्योति, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। उधर जम्मू कश्मीर में फुटबॉल एसोसिएशन के आगामी चुनाव को लेकर स्पोर्ट्स काउंसिल फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि फुटबॉल एसोसिएशन के आगामी चुनाव की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें जम्मू और श्रीनगर के कई हिस्से क्लब हैं जिनका उस लिस्ट में नाम ही नहीं है और जिन लोगों पर धांधली के आरोप है। वहीं अब लिस्ट जारी कर रहे हैं। बिना वोटर लिस्ट के चुनाव कैसे हो सकता है? अगर फिर भी चुनाव कराएंगे तो जिला फुटबॉल संघ और हमारे पंजीकृत क्लब इसके खिलाफ विरोध करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ज्योति पचनंदा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ज्योति, स्पोर्ट्स फुटबॉल एसोसिएशन के चुनाव का ये पूरा मामला है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, फुटबॉल एसोसिएशन के दो गुट से दिखते नजर आ रहे हैं जो मैं अपने समझ पाया हूँ इनको, जबकि एक गुट जो पहले से चल रहा है उनका चुनाव था, लेकिन उनसे चुनाव ना होके एक नई एसोसिएशन डेवलप कर दी गई और उससे कल चुनाव की तारीख भी घोषित कर दी गई। तो जो पहली एक एसोसिएशन थी, उन्होंने इस तरह इल्जाम लगाए हैं कि उसमें वोटर उन लोगों को अधिकार ही नहीं दिया गया जो पिछले 25 सालों से एक क्लब के माध्यम से फुटबॉल खेल रहे हैं, और उन्होंने इसकी शिकायत जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं चुनाव के, तो उनको भी कही और उन्होंने भी सहमति जताई कि इस मौके पर ऐसी सिचुएशन में चुनाव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी चुनाव है। तो उन्होंने ये फैसला किया है कि जितने भी क्लब्स हैं जम्मू रीजन में वो कल इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे, और उन्होंने इनमें से कुछ ऐसे क्लब भी हैं जो कश्मीर रीजन से हैं, उनमें से भी 12-13 का ये दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। तो कुल मिलाकर अब मनमुटाव जारी है। अब देखना यह है कि कल चुनाव में क्या होता है। चलिए ज्योति, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। उधर नुपुर शर्मा मामले पर भदरवा में दो समुदायों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद तनाव की स्थिति बन गई। हालात काबू करने के लिए देर रात चिनाब वैली में कर्फ्यू लगाया गया और इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया। इस मामले पर जम्मू के लोगों का कहना है कि एक विशेष समुदाय माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है और प्रशासन को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो नुपुर शर्मा के मामले में ये विवाद शुरू हुआ, टिप्पणी को लेकर ये पूरा विवाद था। हालात बेकाबू देख प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया, तो इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया। वहीं बिलावर के गांव धरलता के जंगलों में भीषण आग लग गई, जिसके कारण जंगल में कुछ जानवरों की भी मौत हो गई। लेकिन इससे पहले आग विकराल रूप लेती सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। फिलहाल आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। लगातार तफ्तीश की जा रही है कि आखिर किन कारणों की वजह से ये आग भड़की। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे से ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज्योति, जंगलों में जो भीषण आग लगने का ये पूरा मामला है, धरलता के जंगलों में भी भीषण आग लगी है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है?
ज्योति सुन पा रहे हैं आप? तो ज्योति से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। धरतला के जंगलों की ये घटना है जहाँ पर भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आग बुझाने का प्रयास यहाँ पर शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद भी आग बुझाने के लिए की जा रही है। हालांकि आग लगने के कारणों का भी फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग लगने के कारणों का पता लगाया जा सके। धरलता के जंगलों में ये भीषण आग लगी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम स्थानीय लोगों की मदद के साथ आग बुझाने के प्रयासों में जुट गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो धरलता के जंगलों में ये भीषण आग लगी। हालांकि आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। लगातार प्रयास किया जा रहा है आग बुझाने का। स्थानीय लोगों की मदद भी यहाँ पर ली जा रही है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम आग बुझाने के प्रयासों में जुटी हुई है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? धरलता के जंगलों में ये भीषण आग लगी, क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, अभी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया, लेकिन आग आगे ना बढ़े इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने वहां पर एक फेंसिंग सी जो जमीन को काट के बनाई जाती है, उसमें डिगिंग की जाती है और उसके चलते हुए अभी प्रयास यही है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, एम्बुलेंस वहां पर और फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंच नहीं पाएगी, तो लिहाजा स्थानीय लोगों की मदद से और फॉरेस्ट विभाग के जो अपने गार्ड्स हैं उनकी मदद से आग पर काबू जरूर पाया जा रहा है। लेकिन आग आगे ना बढ़े इसके लिए बहुत एफर्ट किए जा रहे हैं और डिगिंग करके पूरी तरह से आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बहुत ज्यादा सफलता बहुत नहीं मिली है, लेकिन फिर भी आग आगे नहीं बढ़ेगी, इस चीज से उन्होंने सुनिश्चित कर लिया है। ज्योति, वहीं अगर बात की जाए कि हाल फिलहाल के दिनों की अगर बात करें तो जंगलों में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आई हैं। क्या वजह इनके पीछे बताई जा रही है और इसकी रोकथाम के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, कल भी उधमपुर के मांड के जंगलों में आग लगी थी, तो उनको भी बुझाने के बड़े भारी प्रयास किए गए थे। और उससे पहले भी जब हमने अनंतनाग के फॉरेस्ट एरियाज में फायर को देखा था, तो वहां के जितने रेंज ऑफिसर थे वो जरूर इस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे कि ये जो आग है ये कोई ना कोई संदिग्ध इसमें जरूर है, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं जो इस आग को, क्योंकि उन्होंने आग को रोकने के प्रयास किए थे और उसको अब रोड के साइड में जो अगर ऊपर आग लग जाती है तो उसके लिए वो चिंतित थे। लेकिन आग चली गई थी तो इस पर उन्हें डाउट हुआ कि जब बीच में सड़क आ गई तो आग कोई सड़क के ऊपर जाना नहीं जा सकती थी, लेकिन फिर भी आ गई है तो कोई ना कोई संदिग्ध व्यक्ति जरूर इन्वॉल्व है जो इस घटनाओं को अंजाम दे रहा है, जिसके चलते हुए हम हर आग पे तो नहीं प्रश्न मार्क लगा सकते, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ सस्पिशियस डेफिनेटली यहाँ पर है, जिससे आग रोजाना जंगलों में लग रही है। और जो हमारा खजाना है, ये हमारी संपत्ति है, हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है इन चीजों से, उस पर अंकुश लगाना या उसको कंट्रोल करना अति आवश्यक है। लेकिन उसके लिए अभी ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा कि प्रशासन ने कुछ किया, क्योंकि रोज ही आग की घटनाएं देख रहे हैं हम और लगातार भारी नुकसान हो रहा है। और रीजन यही बताया जाता है कि अत्यधिक गर्मी के कारण ये आग लग जाती है, लेकिन इसमें तफ्तीश जरूर होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या वजहें हो सकती हैं, क्या वाकई में एक गर्मी की वजह से आग लग रही है या कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं इसमें। चलिए ज्योति, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं जम्मू में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय ने आउटरीच कार्यक्रम निधि
आपके निकट और पेंशन अदालत का आयोजन किया। सभी संबंधित हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर EPFO आयुक्त रिजवान उद्दीन ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार हर महीने की 10 तारीख को ये पहल की जा रही है। इस पहल के साथ हम कई हितधारकों की शिकायतों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो करगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए पवन कुमार की याद में हीरानगर के टॉगर मोड़ पर शहीद पवन कुमार के नाम से प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया गया, जिसका उद्घाटन कठुआ के डिप्टी कमिश्नर राहुल पांडे ने किया। शहीद का स्मृति चिन्ह इस प्रवेश द्वार को आम पब्लिक को समर्पित किया गया। इस मौके पर कुछ खास लोग और शहीद का परिवार भी मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों से शहीद पवन कुमार को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। वहीं बिश्नाह के लसवाड़ा गांव में 90 साल के बुजुर्ग पर कुछ अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद बुजुर्ग को जम्मू रेफर कर दिया और पुलिस आगे की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर बुजुर्ग पर हमला किया गया था, तो बुजुर्ग को जम्मू रेफर कर दिया गया क्योंकि बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई थी और लगातार बुजुर्ग का इलाज किया जा रहा है। गंभीर रूप से ये बुजुर्ग घायल बताया जा रहा है। पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गेदा ही सवेरे ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਕਾਕੂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਟੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਪੰਨ ਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਧੋਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਉਹਦਾ ਪੈਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਕੂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਉੱਠਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਾਕੂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। वह जम्मू में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। चोरों को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब साबित हो रही है। आपको बता दें कि चोरों ने चोरी के लिए गरीब का घर भी नहीं छोड़ा। दरअसल बहु फोर्ट न्यू शेख नगर में एक गरीब महिला रहती है, उसका कोई घर भी नहीं है। महिला मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रही थी। चोर उसके घर से भी 13,000 की चोरी करके ले गए। इसके बाद महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन चोरों को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। तो लगातार चोरी की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, जिसने सभी की चिंताओं को बढ़ा दिया है। पुलिस चोरों को पकड़ने में असफल साबित हो रही है। चोरों ने गरीब महिला के घर में चोरी की। 13,000 रुपये की चोरी इस महिला के घर से की गई है। गरीब महिला मजदूरी करके किसी तरह से अपना गुजर बसर करती थी, लेकिन चोरों ने उसके भी आशियाने को निशाना बना लिया और 13,000 की चोरी कर ली। वहीं बिश्नाह के माता वैष्णो देवी नारायण हॉस्पिटल की ओर से निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को फ्री दवाओं का भी वितरण किया गया। काफ़ी संख्या में लोगों ने कैंप का लाभ लिया और इसके लिए BMO और पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा का आभार भी व्यक्त किया। तो आपको बता दें आज यहाँ पे एक मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। बॉर्डर एरिया है अरनिया का, बिश्नाह में, और ये हमारे हॉस्पिटल का हमेशा प्रयास रहा है कि हेल्थ केयर एट डोर स्टेप्स, कि लोगों को उनके घरों के पास आके हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। ये कैंप्स हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये कैंप भी इसी कड़ी में ऑर्गेनाइज किया गया है। श्री माता वैष्णो देवी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नारायणा हॉस्पिटल की तरफ से आज यहाँ एक मेडिकल कैंप जो है, फ्री मेडिकल कैंप, वो ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ नारायणा हॉस्पिटल से उनके जो डॉक्टर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, वो जो यहाँ आकर फ्री मेडिकल चेकअप कर रहे हैं। तो ये अरनिया ब्लॉक में गांव दलैड में यहाँ एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। उधर हिंदुस्तान के आखिरी गांव थांग ने अपनी आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन को मनाया। ये गांव 1971 से पहले पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन 1971 के युद्ध के बाद भारत ने इसे वापस ले लिया, इसलिए इसे हिंदुस्तान का आखिरी गांव कहा जाता है। बता दें कि ये गांव लेह में है, जो पहले पर्यटकों की पहुंच से दूर था, लेकिन अब इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अब हज़ारों की तादाद में पर्यटक यहाँ आते हैं। थोंग में आज़ादी के 50 वर्ष मनाने के लिए लद्दाख के सांसद ने प्रमुख अतिथि के रूप में शिरकत भी की।
जम्मू में छात्रों के लिए क्षेत्रीय परामर्श केंद्र खोलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये कॉन्फ्रेंस हरियाणा के विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू ने हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी के साथ और उसके सहयोग से आयोजित की। इस पर कुलपति राज नेहरू ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए क्षेत्रीय परामर्श केंद्र खोलना है, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन, रसद और कई उभरते क्षेत्रों में कौशल स्तर बढ़ाने के लिए छात्रों को जागरूक किया जा सके। ये है कि जब वो काम करते हैं तो उन्हें उस काम का पारितोषिक भी मिलता है, यानी उनको स्टाइपेंड भी मिलता है, यानी पढ़ाई साथ साथ कमाई के साधन भी इस विश्वविद्यालय के अंदर मिलते हैं। यानी बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, वो अपनी फीस को जनरेट करते हैं और वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना सीख जाते हैं। और उन 3 वर्षों में उनके पास अपने लगभग 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया कमाने के साधन उनको मिल जाते हैं। तीसरी बात, फीस बहुत न्यूनतम है। हमारे यहाँ सरकारी यूनिवर्सिटी है, इसलिए फीस बड़ी कम रखी गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट फोकस है कि बच्चों को कैसे तैयार किया जाए मार्केट के बदलते डिमांड के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार उन जॉब्स के लिए कैसे तैयार किया जाए। अल्ट्रा मॉडर्न कैंपस है, नई टेक्नोलॉजी है और उस तकनीक के आधार पर ही हम लोगों ने अपने कैंपस की कल्पना की है और बच्चों को लेटेस्ट मशीन और लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने को मिला। हमारे जो फैकल्टीज भी हैं उनको भी स्ट्रक्चर तरीके से वोकेशनल एजुकेशन के लिए ट्रेन किया गया है। जम्मू के नरवाल में गुरुवार रात को चोरों ने एक साथ 4 दुकानों पर चोरी की, जिसमें 2 मेडिकल स्टोर्स, 1 मांस की दुकान और 1 किराना दुकान शामिल है। खास बात यह है कि इसमें पुलिस चौकी के सामने वाली दुकान भी शामिल है। इस पर एक दुकानदार ने बताया कि उसकी दुकान से 4000 की चोरी हुई है, लेकिन पुलिस को शिकायत करने के बाद भी अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी उनसे मिलने या पूछताछ करने नहीं आया। साथ ही उनका कहना है कि चोर CCTV में भी रिकॉर्ड हुए होंगे, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। चोरों ने 4 दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस चौकी के सामने की दुकान में भी चोर चोरी कर फरार हो गए, तो दुकानदार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर में एंटी पॉलीथीन अभियान के तहत लखनपुर में एक चेक पोस्ट पर करीब 270 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की गई, जिसकी जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि उन्हें पहले से एक विशेष सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई कर उनकी टीम ने ये प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की है। बता दें, जम्मू कश्मीर में एंटी पॉलीथीन अभियान लगातार चल रहा है। तो इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रांची में प्रदर्शन के बाद कर्फ्यू लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची में प्रदर्शन के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने हिंसक प्रदर्शन यहां पर किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन यहां पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से किया गया। रांची में प्रदर्शनकारियों का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से। तो रांची में प्रदर्शन के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसक प्रदर्शन यहां पर प्रदर्शनकारियों ने किया है। नमाज के बाद कई जगह पर आगजनी की गई। पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील भी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रांची की तस्वीरें जहां पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने यह हिंसक प्रदर्शन किया। नमाज के बाद कई गाड़ियों में आगजनी भी की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।